जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 5th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको पता है जैसे कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो आप जानते होंगे कि टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। आप जानते होंगे कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? तो पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस हो जाएगी अमोनिया। NH4 सबसे अधिक घुलनशील होती है पानी में। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन की आप जानते हो कि नाइट्रोजन हमारी सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? आप जानते हो कि 20 हर्ट्ज से ध्वनि जब कम होती है तो उसको अपश्रव्य कहा जाता है। जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है तो उसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और जब उसकी ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तो उसे पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा अपश्रव्य ध्वनि। श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? आप जानते होंगे कि अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को सब स्रावित करती है। और आप ये भी जानते होंगे कि इंसुलिन क्या करता है हमारे शरीर में? यह हमारे शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। यकृत की आप जानते होंगे, यकृत क्या करता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और गुर्दे की बात करें तो गुर्दा क्या करता है? तो रक्त को शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है। इसको याद रखना, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य गुर्दा करता है। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि हमारी किडनी के ऊपर होती है या गुर्दे के ऊपर होती है और त्रिभुजाकार आकृति की होती है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किस ग्रंथि की आकृति त्रिभुजाकार होती है? वो होती है अधिवृक्क ग्रंथि की। तो फिलहाल के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन हार्मोन को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आप जानते होंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? वो की थी आइंस्टीन ने। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे अपने। पहला नियम है जड़त्व का नियम। ये पूछा जाता है एग्जाम में खूब कि न्यूटन का प्रथम नियम किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाता है जड़त्व के नियम से। दूसरा नियम हो जाएगा F बराबर ma, यानी कि जो वस्तु पर बल लगता है वो उसके मास इंटू त्वरण के बराबर होता है। और तृतीय नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का थर्ड नियम हो जाएगा। अब बात करें हाइजेनबर्ग की, तो हाइजेनबर्ग क्या है? हाइजेनबर्ग ने एक नियम दिया था, वो है अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइंस्टीन ने दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी विलियम रॉन्टगन ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विलियम रॉन्टगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की। केंद्र की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने खोज की थी नाभिक की। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। और हेनरी बेक्वेल की बात करें तो हेनरी बेक्वेल कौन थे? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? वो की थी हेनरी बेक्वेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेल ने।
सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटगन द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये पूछ रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो यहाँ पे एम होता है, ये मास होता है, ये मास कण का मास नहीं होता, ये मास होता है पृथ्वी का मास। ये पृथ्वी के मास पर तो निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के मास पर या किसी कण के मास पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है, या ऊंचाई पर और अक्षांश पर भी। तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी नियतांक होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु काल किससे निर्धारित होता है? तो वह होता है नाभिक के गुण से। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इनके बारे में तो जानते होंगे, ताप, दाब और आयतन, इनके बारे में आप जानते होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आप जानते होंगे मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? हमारी हड्डी किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे शरीर की हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारी हड्डियों में चमक किसके कारण होती है? तो हमारी हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की। वो तो हमारी हड्डियों में चमक होती है ना, वो होती है फॉस्फेट के कारण। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि हमारी हड्डियों में चमक किसके कारण होता है? तो वो होता है फॉस्फेट के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं और फॉस्फेट के कारण में चमक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप जानते हो कि माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो माचिस की तिल्ली थोड़ी लाल लाल सी होती हैं, आपने देखी भी होंगी। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि बल्ब के फिलामेंट में किसका यूज किया जाता है? तो वो हो जाता है टंगस्टन का। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। स्टील के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? अब आप बताओ कि स्टील एक मिश्र धातु है, किस किस को मिलाकर स्टील बनाया जाता है? तो कार्बन कार्बन और लोहे को मिलाकर स्टील बनाई जाती है। कार्बन और लोहा या आयरन, कार्बन और आयरन को मिला के स्टील बनाई जाती है। आपको इसे याद रखना है, स्टील का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गामा किरणें किससे उत्पन्न होती हैं? तो अभी भी मैंने आपके लिए बताया था कि गामा किरणें नाभिकीय संक्रमण से उत्पन्न होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें किससे उत्पन्न होती हैं? वो हो जाएंगी नाभिकीय संक्रमण से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ग्लूकोज का अंतिम अपघटन कहाँ होता है? तो श्वसन में ग्लूकोज का अंतिम अपघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हमारे कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब केंद्र की बात करें, तो मैंने भी आपके लिए बताया था कि केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। राइबोसोम की बात करें, तो राइबोसोम क्या कहलाता है? हमारे कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। हमारी कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। और ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम सबसे छोटा, इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि हर कोई इसको तो याद रख लेता है कि हमारी कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाती है? राइबोसोम। पर इसको याद नहीं रख पाता हमारे शरीर की सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो वो हो जाएगा राइबोसोम। अब बात करें कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? तो ये हमारा केंद्रक होता है और ये हमारी कोशिका होती है। तो केंद्रक और कोशिका के मध्य कौन सा द्रव्य पाया जाता है? उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्र के भीतर भी एक द्रव्य पाया जाता है, जैसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनाती हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य किस किस से मिलकर बना होता है? वो होता है केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य से मिलके। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको चारों क्वेश्चन समझा दिए हैं। यदि मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी होती हैं? आप जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनके छह छह अणु होते हैं, तो अपने लिए वे खाना बनाते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, C6H12O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निष्कासित करते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में होती है यह क्रिया। क्लोरोप्लास्ट का रंग ऑलरेडी हरा होता है, तो वह प्रकाश प्रकाश से नीले और लाल रंग का स्रावित करते हैं, नीले और लाल रंग को अवशोषित करते हैं, और हरा रंग उन पर खुद पहले से ही होता है क्लोरोप्लास्ट का। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मैंने आपको क्वेश्चन फुल समझा दिया है। क्लोरोप्लास्ट से भी हरा रंग ले लेती हैं, उनके पास ऑलरेडी उपस्थित होता है, और नीले और लाल रंग को प्रकाश से अवशोषित करती हैं सबसे ज़्यादा। सो ऑप्शन में ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील। आप जानते होंगे स्टेनलेस स्टील में कौन से धातु अवयव मुख्य होते हैं? तो आप जान मैंने अभी आपके लिए बताया, स्टील की बात करें तो स्टील किस किस से मिलकर बनी होती है? मैंने बताया था अभी आपके लिए 1 मिनट पहले ही। तो स्टील बनी होती है कार्बन प्लस आयरन, कार्बन प्लस आयरन, या उसको कहते हैं लोहा। कार्बन प्लस आयरन से मिलके स्टील बनी होती है। अब बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील की किससे मिलकर बनी होती है? वो हो जाएगी लोहा प्लस निकेल, लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकेल और क्रोमियम, इन 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहा, क्रोमियम और निकेल, इन 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है। आपको इसे याद रख लेना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन हर हर बार आता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कांसा की बात करें, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, कांसा। कांसा भी कांसा का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो कांसा मिलकर बना होता है कॉपर प्लस टेन। आपको इसे याद रखना है, कॉपर प्लस टेन से मिलकर कांसा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, गैल्वेनीकरण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो सबसे पहले धारा की बात करें तो धारा का मापन किससे किया जाता है? तो अमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है। और गैल्वेनीकरण की बात करें तो विद्युत धारा की तीव्रता के लिए, गैल्वेनीकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत विभव मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं। धारा अमीटर के द्वारा, धारा की तीव्रता गैल्वेनीकरण के द्वारा, विद्युत विभव वोल्ट मीटर के द्वारा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है? तो धारा का SI इकाई क्या होती है? वो हो जाएगी एम्पियर। धारा की इकाई एम्पियर होती है। ओम की बात करें तो ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट वोल्ट की बात करें तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कूलम की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। आपको इसे याद रख लेना, चारों क्वेश्चनों को, आवेश का मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? वो दिया था एंटोनी लवोइजर। आपको इसे याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एंटोनी लवोइजर द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। और जॉन डाल्टन की बात करें तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु सिद्धांत की बात करें, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन के द्वारा। अब बात करें मेंडल, मेंडल ने क्या दिया था? तो वंशानुक्रम का नियम, वंशानुक्रम का नियम किसने दिया था? वो दिया था मेंडल ने। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आप जानते होंगे पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपको इसे फॉर्मूले को याद कर लेना है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसका सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो आप जानते होंगे कि घनत्व आयतन का विपरीत होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आयतन सबसे कम होता है। आपको इसे भी याद रख लेना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है पानी का, और घनत्व सबसे अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर
घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसे दर्शाती है? जैसे हम कोई नाभिक लेते हैं 2He4, वहाँ हीलियम को कोई नाभिक ले लेते हैं, तो इसमें 2 दर्शाता है उसके प्रोटॉनों की संख्या, या उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो वह परमाणु क्रमांक दर्शाता है। और बात करें 4 की, 4 क्या होता है? इसका परमाणु भार होता है। वो किस किस को दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या क्या दर्शाता है? परमाणु संख्या ही क्रमांक, परमाणु क्रमांक दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन को थायरॉयड ग्रंथि स्रावित करती है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। मैंने आपके लिए बताया था अभी, क्वेश्चन आएगा इसका आगे रिलेटेड, कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है घेंघा। इंसुलिन के बारे में मैंने अभी आपके लिए बता दिया है कि अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। यहाँ इमरजेंसी के समय जो हार्मोन स्रावित होता है, जैसे हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है तो हमारी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो फिल्म फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक उपयोग होता है? वो होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। सो उपयुक्त सभी यौगिक उपयोग होते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये सभी यौगिक उपयोग होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल विटामिन सी है? आप जानते होंगे एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल किसमें मिलता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वो हो जाता है फॉर्मिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल होता है संतराई में। वो खट्टे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है सिट्रिक अम्ल। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी जे थॉमसन ने। अब बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डलैंड स्टीनर ने। तो गोल्डलैंड स्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारी 3 विकिरण होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 विकिरण होती हैं। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? तो गामा किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद बीटा विकिरणों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब बात करें वेदन क्षमता, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक, उसके बाद गामा, उसके बाद बीटा किरणों की, फिर उसके बाद गामा किरणों की। मतलब कि गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक और सबसे कम ऊर्जा होती है अल्फा किरणों की। सो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने अभी आपके लिए बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? थायरॉयड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, और यह इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त अल्पता की बात करें तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रक्त अल्पता। प्रोटीन की कमी से। स्कर्वी की बात करें, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड्डियाँ और दांतों को मजबूत बनाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? मैंने भी आपके लिए बताया था, वो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। मैंने आपको बताया था कैल्शियम फॉस्फेट से ये हड्डियाँ और दांतें हमारे बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। मैंने बताया था फॉस्फेट के कारण में चमक होती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।